अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इलेक्शन का शोर है और ऐसे में किस सियासी जमात के बयानिए की गूंज सबसे ऊंची और मौसर होती है। हर सियासी जमात अपनी तय कोशिशों में मसरूफ़ है। इलेक्शन कैंपेन्स का आगाज़ हो चुका है। कहीं मुज़ाहिमत के बयानिए मुफाहिमत में कन्वर्ट होते नज़र आ रहे हैं, कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत मौसूल हो रही हैं, तो कहीं नई सियासी जमात बनाकर पुराने चेहरे नए पाकिस्तान के दावे वादे करते नज़र आ रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो पाकिस्तान की सियासत में एक नौमौजूद सियासी जमात है, उनकी जानिब से पहला जलसा किया गया जहानिया में, जहाँ चेहरे तो वही पुराने थे जो पिछले दौरे हुकूमत में PTI का बयानिया टो करते नज़र आते थे, मगर इस बार वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि कैसे PTI के पीछे लगकर उन्होंने 10 साल ज़ाया कर दिए और अब इन गलतियों से सीखते हुए अवाम को बेहतर तरीके से खिदमत की जाएगी। सबसे पहले तो IPP ने अपना मंशूर पेश किया। अलीम खान साहब, जो कि IPP के सदर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर IPP हुकूमत में आती है तो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। फिर मोटरसाइकिल वालों को भी उन्होंने खुशखबरी सुना दी। उन्होंने कहा कि आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा, मजदूरों की कम से कम उजरत 50,000 रुपए कर दी जाएगी, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त होगी। फिर उन्होंने अपने सियासी हरीफों पर तनकीद भी की। उस्मान बुज़दार पर उन्होंने कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि कैसे उनके दौर में पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म था, 2 करोड़ में DC और 5 करोड़ रुपए में कमिश्नर लग जाते थे। वे कैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहुत मौके मिले हैं मगर वो कुछ नहीं कर सकी। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि जो वादे IPP कर रही है और जिस तरह के मुआशी हालात में ये वादे किए जा रहे हैं, क्या ये रियलिस्टिक हैं या फिर नारा बराए नारा ही लग रहा है? क्या नए पाकिस्तान का जो सफ़र इन रहनुमाओं ने PTI के दौर में शुरू किया था वो नए प्लेटफॉर्म से पाया तकमील को पहुंच पाएगा? यही सवाल अपने शो के पहले हिस्से में रखेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं राव खालिद साहब, सीनियर तजिया, नजमुल साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, जबकि हमें डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। राव खालिद साहब, पहले तो ये जो दावे वादे किए गए कल के जलसे में, 300 रुपये यूनिट, जो 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं बिजली उनको मुफ्त कर दी जाएगी, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, ये रियलिस्टिक हैं? ये हो सकता है? फैक्ट चेक कर लें उस पर। जो हमारे यहाँ जिन चीज़ों के उन्होंने वादे किए हैं उनमें 2-3 चीज़ें जो हैं, जो जिसमें बिजली है, पेट्रोल है और फिर अद्वियात भी किसी हद तक, उसमें फॉरेन एक्सचेंज खासा इन्वॉल्व होता है। डॉलर्स में हम पेमेंट्स कर रहे हैं, तो डॉलर की फ्लक्चुएशन जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं होती, वो तो आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आपकी इन्फ्लेशन क्या है, आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कितनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है आपकी, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो ये कोई हर्ज नहीं है सबज़ बाग देखने में और दिखाने में। ये तो सियासतदान, सियासी जमातें करती हैं, दुनिया भर में करती हैं, वो वादे भी करती हैं, दावे भी करती हैं, सारी चीज़ें उसमें हैं। मसला क्या, अब अपनी इकॉनमी की सूरत हाल जब देखते हैं तो हुकूमत चाहती है जी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाए, हमारा जो है अदायगियों में जो हम पेमेंट्स करनी है क्योंकि लोन लिए हुए हैं उसका तवाज़ुन हम कर लें, बजट का खसारा कम कर लें, माली खसारा कम कर लें, और कर्ज़ लेके ये सारा कुछ हम करते हैं। तो उसमें वो एक लॉन्ग टर्म तो उस तरह से हमारा सस्टेनेबल प्रोसेस है नहीं। फिर पॉलिटिकल लोगों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उन्होंने वोटर्स को भी अपीज़ करना होता है किसी ना किसी तरीके, तो वो उस हवाले से चाहे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे ये और इस किस्म के प्रोग्राम्स करके वो वोटर्स को रिझाने की कोशिश करते रहते हैं। जो आपका डोनर है, इंटरनेशनल डोनर, वो आपकी तरफ देखता है कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आप कितना इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, कितने पैसे आपको दें तो वो आपका गुजारा हो जाएगा और उनकी रिकवरी भी हो जाएगी। फिर वो ये देखता है कि आप सस्टेनेबल कितना है, आपका जो आप पॉलिसीज़ बनाते हैं वो कितनी सस्टेनेबिलिटी है। हम 50-60 साल से देख रहे हैं कि हम घूम घाम के वहीं चले जाते हैं। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है कि जो हमारे कहा जाता है, अमूमन देहातों में ज़्यादा कहा जाता है कि हम समोसा, कबाब, नान टिक्की खा के बीमार होते हैं और जब मरीज़ अस्पताल में जाता है उसको जो मिलने के लिए आता है वो फल लेके आता है,
वो मरीज़ फल नहीं खाता इसलिए बीमार होता है, तो वो फल मरीज़ को देते हैं, मरीज़ फल खाता है, और जो उसको मेहमान पूछने के लिए आते हैं वो बाहर बैठ के नान टिक्की समोसे खा रहे होते हैं और वो फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो ये मईशत इस तरह से हम चलाते हैं कि हम जो जिन चीज़ों से बचना चाहिए, टाइमली बचना चाहिए, उनसे हम बचते नहीं हैं। हम फल उस वक्त खाते हैं जब बीमार होंगे, हम चिकन सूप उस वक्त पियेंगे जब बीमार होंगे, अदरवाइज़ हम हर चीज़ यूरिक एसिड भी बढ़ा रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा के। तो बुनियादी तौर पे ना हम परहेज़ करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट का जो पैसा ज़ाया होता है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग में जो हम पैसा ज़ाया करते हैं, एक तो है नेचुरली आपने खर्च करना है, आपकी ज़रूरत है, आपकी एक पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है, आपकी मुसल्लह अफवाज हैं, आपका बाकी पैराफर्नेलिया है, लोगों को आपने हेल्थ सहूलत देनी है, सेहत की सहूलत देनी है, तालीम की सहूलत देनी है, कम्युनिकेशन की सहूलत देनी है, तो उसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करना है। नेचुरली आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठे हैं, तो आपने इंडस्ट्री जब फ़रोग पाएगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, तो वो भी उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, नेचुरली आपका एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं, लॉस मेकिंग इतनी ज़्यादा हैं, इतने 700 800 अरब हज़ार अरब रुपए तक हम ज़ाया करते हैं उसमें। तो ये चीज़ें जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, सस्टेनेबल तौर पे उसको ठीक नहीं करेंगे, यानी आप ये कह रहे हैं पॉलिसी के कि तौर पे नहीं IPP करेंगे, ने और जो भी बयानिया कल दिया है, जो भी दावे वादे किए हैं, आपको ग्राउंड पर वो रियलिस्टिक नजर नहीं आते, वो बस नारा बराए नारा। जलसे की हद तक ठीक है ये बातें, जलसे की हद तक ठीक है। जब आप अमली तौर पे आते हैं, वो ये फिर चैलेंजेस है आपके, इनको आप किस तरह निपटेंगे, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है डॉक्टर साहब, जाहिर है हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, वो उन्होंने ये कहा कल कि 10 साल हमने PTI के पीछे ज़ाया कर दिए। ज़ाहिर अब इससे एक उनकी भी थोड़ी सी कह सकते हैं ना कि उनका भी फॉल्ट नज़र आता है कि उनकी पुअर जजमेंट थी कि वो देख नहीं पाए चीज़ों को और चलते रहे उन्हीं पॉलिसीज़ के पीछे, फ्लॉट पॉलिसीज़ की, जिनको अब वो फ्लॉट कह रहे हैं। वोटर सपोर्टर कैसे अब यकीन करे उनकी जजमेंट स्किल्स पर, जबकि अब वो कह रहे हैं कि जी अब हमें गलती का एहसास हो गया है, अब हम सही तरीके से करेंगे काम, अब हम उनके पीछे नहीं जाएंगे अपनी पॉलिसी। कैसे वोटर सपोर्टर कैसे आएगा पीछे? मैडम देखिए, मैं थोड़ा सा ये जो राव साहब ने बात की उसको आगे बढ़ाता हूँ। एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप देखें, बुनियादी तौर पे ना आपके मुल्क में 3-4 तरह की सियासी जमातें हैं, और उनका जो बयानिया होता है वो ऑब्वियसली एक टारगेट ऑडियंस के हिसाब से होता है जी। और ये बात बिल्कुल ठीक है राव साहब की, मैं एग्री करता हूँ कि वो हकीकत पसंदाना है या नहीं, वो तो एक बहुत अहम पहलू है, लेकिन ऑब्वियसली उसका मकसद वोट लेना होता है। तो बुनियादी तौर पे अगर हम सियासी जमातों को 3-4 कैटेगरीज में देखें, जिस तरह आपकी नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, ये ऐसी जमातें हैं जिनकी जो सपोर्ट बेस है वो एक सूबे से ज्यादा में है। दूसरी बात, एक तो फॉलोइंग लार्जर है, दूसरी बात ये कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी मुतनव्वे है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग भी होंगे। तीसरी बात ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक लीडरशिप है जो पॉपुलर होती है, बीच में इलेक्टेबल्स होते हैं, और नीचे जो होते हैं उनके वर्कर होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जब आप इस फ्रेमवर्क से आप इस पार्टी को देख रहे हैं, IPP को, तो आपको नजर आ रहा है कि इसकी 3-4 डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि इनको हकीकत पसंदाना अंदाज में इस बात का पता है कि इनका जो वोट बैंक है और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इंतहाई महदूद है और फोकस्ड है। ये कोई नेशन वाइड पार्टी तो नहीं इमर्ज कर रही कि जी हम PTI को, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को चैलेंज करेंगे। और प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, कोई नजरियाती पॉलिटिक्स और नजरियाती बयानियां इसमें नहीं है। और वो हकीकत पसंदाना अंदाज में बस इस किस्म की मासूमाना बयान बना रहे हैं, नैरेटिव्स बना रहे हैं कि जो प्रैग्मेटिक हो, नजरियाती भी ना हो, बहुत हॉस्टाइल भी ना हो, एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सेप्टेबल हो, ताकि वो अपनी ऑप्शंस ओपन रखें और वोट में जो रिजल्ट्स आए वोटिंग के नतीजे में, उसमें किसी भी बड़ी पार्टी के साथ वो एक कोलिशन पार्टनर बन सके। तो इनकी पूरी सियासत जो है वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर है, कोई नजरियाती मसला इसमें नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो लीडरशिप भी है वो भी कोई नजरियाती या करिज्मेटिक या पॉपुलर लीडरशिप नहीं है, मियां साहब की तरह या कासिम के अब्बा की तरह या जरदारी साहब की तरह। ठीक है, तो वो मामला भी नहीं है। और नीचे भी जो आपकी फॉलोइंग है वो सर्टेन पंजाब के चंद मखसूस हलकों तक महदूद है। ये तीसरा एस्पेक्ट है।
ठीक है, मतलब वो केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में बहुत लार्ज स्केल रैली और पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं और ना उसकी उनको तवक्को है। और चौथी चीज जो है, इनके स्ट्रक्चर में बुनियादी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये सारे इलेक्टेबल्स हैं। एग्जैक्टली। और इनमें से कोई शख्स भी नजरियाती तौर पे मतलब पार्टी का ओरिजिनल मेंबर नहीं है। ये सारे बाकी पार्टियों से जो निकाले हुए हैं, या तो उनको पार्टी कोई रखना नहीं चाहती थी, या फिर वो उनकी अपनी मजबूरी थी, या मसाइल थे। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जमा करके ये पार्टी बनाई गई है। तो ये सारी वजूहात की बुनियाद पे आप मैं कहूंगा ये कि देखें, आईपीपी का जो नैरेटिव है प्रैग्मेटिक है। नंबर 2, इनके पास करिश्मेटिक पॉपुलर लीडरशिप नहीं है। तीसरा, सारे के सारे इलेक्टेबल्स हैं जिनका मेन फोकस और जो कमिटमेंट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक है। नेशन और इंटरनेशनल लेवल की वो बात ही नहीं कर सकते। इसलिए जब ये बात करते हैं ना कि हम पेट्रोल को मोटरसाइकिल वालों को आधा देंगे, तो ये फ्रैंकली स्पीकिंग मज़ाक़ खेज बात इसलिए है कि बुनियादी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान का चूंकि डायरेक्ट टैक्स नेट बहुत छोटा है, तो बुनियादी और मेन जो सोर्स है रियासत का, तमाम हुकूमतों का, फौजी सियासी जो भी आए, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की शक्ल में होता है। जो बिलों और पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में जो टैक्स कलेक्शन होती है, उसी जरिए से लायन शेयर ऑफ टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो ये बात, इस पॉलिसी को अगर वो रिफॉर्म और रेवोल्यूशनलाइज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट देन उनको कोई रोड मैप देना पड़ेगा कि वो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की कमिटमेंट से हमें कैसे आजाद करेंगे और कैसे तेल वो आधी प्राइस पे करते हैं। सही बात है। नजमुल साकिब साहब, पुराने चेहरे, नया पाकिस्तान देखती आंखों और सुनते कानों को ये मनाजिर, ये ऑप्टिक्स कैसे लगते हैं? एक तो इस पर आप साथ कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही ये भी कि पीटीआई का वोट बैंक पुल करना आईपीपी के लिए कितना आसान या चैलेंजिंग होगा? देखिए रामीन, मैंने जो आपने अपने इंट्रो में बताया कि बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जहांगीर तरीन साहब जो सस्ता कर सकते हैं उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। अब ये है कि जहानिया जहां का आपने जिक्र किया, मुझे लगा एक नया जहान पैदा हो रहा है। इस जहानिया में एक नया जहान पैदा हुआ और जो बातें वहां पे की गई और जो तासुर उभरा, मुझे ऐसे लगा कि अचानक पाकिस्तान का जुग्राफिया बदल गया है। अचानक पाकिस्तान किसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के हमसाए में चला गया है। वो ये तो बिल्कुल, ये तो कुछ जन्नत की सूरत हाल है। ये तो ऐसे लग रहा है अभी दूध की नहरों को भी जिक्र आएगा, अभी शहद जो है वो होगा और फिर वो डालियां जो हैं दरख्तों की वो फल लेके आपके पास आएंगी। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। हम लोग ऑलरेडी इतने, हमें अब रामीन को बेवकूफ नहीं बना सकता। पता है उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ऑलरेडी इतने बेवकूफ बन चुके हैं कि अब हमें बेवकूफ बनने की गुंजाइश ही नहीं है, यकीन कीजिए। अच्छा, अब यह है कि नजरियाती सियासत, मुझे यह बताइए कि 1947-48 से लेके आज तक किसी एक सियासी जमात ने, सारी की बात नहीं कर रहा, किसी एक सियासी जमात ने नजरियाती सियासत की है? यहां पे तो सियासत ही होती है कि वजीर आजम बनना है, वजीर बनना है, इतने पैसे बनाने हैं, फलाना टमकाना, ऑफशोर अकाउंट। मिसाल देता हूं आपको, के साथ साथ ना हमने देखा कि 3 मरतबा बदलते रहते हैं, ये भी देख रहे हैं हम। अब सुनिए ना, अब सुनिए, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले जो साहब हैं उनको हमने सुना, यानी तीसरी दफा जब उनकी हुकूमत गई तो हमने सुना अब मैं नजरियाती हो गया हूं। अब नोट कीजिए कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बाद आप ये बयान दे रहे हैं कि अब मैं नजरियाती। तो जहां तक नजरियाती सियासत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नापैद है। अब आते हैं इस तरफ कि जी ये जो बनी है, देखिए ये मोहम्मद अली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका जो दायरा इख्तियार है ना वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये बनेगा क्या? अगर इलेक्शन हुए और इनको को 10-15 सीटें मिली तो वो जो हमें पता है, राव साहब को भी पता है और आपको भी, कि बन्नी कोएलिशन गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत बननी है। तो ये जो पार्टी है, मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट ये है कि ये किंग मेकर पार्टी होगी। अच्छा, ये जिस जगह पे 10-15 इनकी सीटें हैं, खासतौर पे पंजाब में, ये उनके लिए तैयार होंगे कि जी अच्छा ये हमें चाहिए, हमारे 5 तो मिनिस्टर बनाए ना,
तो ये उसके लिए पूरे पाकिस्तान का तो ये ख्वाब देख ही नहीं सकते। और ये जो उन्होंने बातें की हैं कि जी ये सस्ता हो जाएगा और वो सस्ता हो जाएगा, ये उन्होंने एक बड़ी मज़हका खेज बात की है। वो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो हुकूमत में आएंगे, वो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, वो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जीतेगी। इतनी सारी प्रिजम्पशन के बाद अगर आपको पता हो वाकई कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो इतने बड़े बड़े दावे आप नहीं करते। हमने रोटी कपड़ा और मकान लिया, फिर हमने वोट को इज्जत दे दी, फिर हमने रियासत मदीना भी देख ली, ये सारा कुछ तो हो गया है। तो अब बिजली भी सस्ती हो जाएगी, अब पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। एक आखिरी बात इस वक्त की, ये जो IPP है ना, मुझे इससे इतनी चिढ़ है। ये वो कंपनियां हैं IPP वाली जिन्होंने के मेरे मुल्क में बिजली का बहरान पैदा करने में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है। ये जब IPP आपने बताया ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो ये भी IPP बनती है। तो एक IPP से अभी हमारी जान नहीं छूटी कि दूसरी IPP आ गई है। अल्लाह ही मालिक है। राव खालिद साहब, सियासी मैदान में IPP का आप हरीफ किसको देख रहे हैं? ज़ाहिर है अभी कुछ दिनों पहले तक ये बात हो रही थी कि शायद IPP नून लीग की B टीम है, क्योंकि ओन चौधरी साहब भी मिलने चले गए थे नवाज शरीफ साहब से। लेकिन अब जो कल के जलसे में तासुर मिला, ज़ाहिर तनकीद की उन्होंने, नून लीग पर भी तनकीद की है। अब ये तासुर ख़त्म हो गया, B टीम नहीं है या है अभी भी पसे पर्दा? वो देखिए, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफरेंट हैं बाकियों से, और वो जो PTI नया पाकिस्तान लेके आई थी वो एक्चुअली इन्हीं का आइडिया था। जो लीडरशिप अब इसको लीड कर रही है, तो वो तो वहाँ और लोग आ गए और वो हाईजैक हो गया सारा सिस्टम। तो वो नया पाकिस्तान का जो ये प्लान लेके गए थे वो हुआ नहीं। तो वो एक जालसाजी है वो कर रहे हैं, बस ठीक है, उनको लगा रहने दे। अभी बुज़दार साहब पे उन्होंने तनकीद की, अलीम खान साहब ने। कल को वो क्या पता इन्हीं की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हो, फिर वो क्या करेंगे? उनकी वजह से अगर इनको सदमा पहुंचा है, सारा मसाइल हुए हैं, तो वो उनके वजीर भी रहे हैं, खैर वो तो वो मसला ये। अच्छा, दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब बुनियादी तौर पे दे हैव लॉट ऑफ स्केलेटन्स इन द कबर्ड्स। इनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं, इंक्वायरीज हैं, कोई ज़मीन के मसाइल हैं, उनकी फैक्ट्री के मसाइल हैं, चीज़ें चल रही हैं, पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो पहले उनसे तो छुटकारा हासिल कर लें, बाकी लोगों की जैसे निजात हो रही है ये भी निजात उससे हासिल कर लें, तो फिर आवाम के लिए अगर बात करें कि समझ भी आएगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। बाकी सारी चीज़ों से हटके जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, हम देखते हैं जो 2008 में बीबी की शहादत हुई उसका एक इम्पैक्ट आया, पीपल्स पार्टी को उससे एडवांटेज मिला। नून लीग ने बड़ा स्मार्टली उन्होंने लोड शेडिंग के ऊपर खेला और 2013 की कैंपेन उन्होंने लोड शेडिंग के खात्मे और रोशन पाकिस्तान के नाम पे चलाई। इसी तरह 2018 में नए पाकिस्तान के नाम पे हो चुका है ऑलरेडी। अब ये नए पाकिस्तान के नाम पे कौन सी नैरेटिव और कौन सी कैंपेन चलाएंगे और ये सस्ती चीज़ें मुहैया करने के लिए किस किस्म की कैंपेन लेके आएंगे? तो मसला ये है कि अभी इनकी जो बात की गई ना, पॉकेट्स हैं इनकी। इनका को पंजाब में भी अगर है ना तो पॉकेट्स हैं। आपको लोधरा जलसे से अंदाज़ा होता है, अगर कोई नेशनल पार्टी होती तो हमारे यहाँ रवायती तौर पे किसी ज़माने बदामी बाग होता था या नासिर बाग होता था, फिर मीनार पाकिस्तान बीबी ने 86 में वो उन्होंने एक मेयार सेट कर दिया जलसे का। उसके बाद जो बड़ी पार्टियां हैं, मियाँ साहब भी वापस आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। PTI ने शुरू किया सबसे बड़ा अपना जलसा 2011 में वहाँ किया। तो अगर ये कोई नेशनल पार्टी खुद अपने आप को समझ रहे होते तो कम से कम पहला जलसा लाहौर के बदामी बाग भी कर लेते, मीनार पाकिस्तान पे नहीं करना था इन्होंने। सही बात है, सही तो वो उन्होंने अपने हल्के पॉइंट में किया है, जहाँ पे आप वहाँ से भी आपको मिले। वो तस्वीर जो आई है उसमें एक बंदा को 7 जगह पे खड़ा है, वो जो इन्होंने अपने जलसे की तस्वीर भेजी है। जी जी। तो बल्कि मैंने तो राव खालिद साहब कुछ ऐसे शॉट्स भी देखे हैं लोगों के, खवातीन के, कि वो कह रही हैं कि जी हमें तो कहा था शहबाज शरीफ ने आना है, हमें तो कहा था मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं। इस तरह की भी स्टेटमेंट्स चली हैं टीवी के ऊपर। मोहम्मद अली साहब जी जी, वो पार्लियामेंटेरियन भी बनी। जी 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 बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब पार्लियामेंटेरियन भी बनी है KP में, उसका भी हाल देख ले आप उसके जलसों का। ऐसे ही है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इलेक्टेबल्स हैं, आपने कहा कि इनकी पार्टी में ज़्यादा इलेक्टेबल्स हैं। अब इलेक्टेबल्स होने का फ़ायदा होगा क्या? सियासत अब इलेक्टेबल्स की सियासत से आगे बढ़ चुकी है, पार्टी की पॉलिसी या पार्टी का नाम या लीडर का नाम या बयानिया यही ज़्यादा चलता है और इलेक्टेबल्स होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा IPP को, ये ठीक है बात? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए
अगर हम स्ट्रक्चर देखें पार्टीज का, जिस तरह मैं पहले गुजारिश कर रहा था, तो जो आपकी बड़ी और नेशनल लेवल की और एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर पार्टीज हैं, जिस तरह नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, उसमें आप देखते हैं 4 लेवल्स हैं। ऊपर एक पॉपुलर लीडरशिप होती है, जिस तरह मियां साहब हैं। उसके बाद जो है उनका एक, ऑब्वियसली आप उसको किचन कैबिनेट एक डेरोगेटरी टर्म है, लेकिन ऑब्वियसली जो क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट्स होते हैं, जिनसे वो फैसलों में मुशावरत करते हैं, वो लोग होते हैं। और उसमें ज्यादातर लोग, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करें, वो बहुत से सेनेटर्स भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, जिस तरह इरफान सदीकी साहब हैं, मुशाहिद साहब हैं, इस तरह के लोग हैं, रजा रब्बानी साहब हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन नजरिए को, पार्टी को और एक विजडम को लेके चलते हैं, और उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, उनसे मुशावरत लीडरशिप भी करती है फैसलों में, इवन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स में भी। उसके बाद का जो तीसरा लेवल है ना हायरार्की में, वो है इलेक्टेबल्स का। और इलेक्टेबल्स की मेरी नाकिस राय में जो तशरीह है वो ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसकी बलबूते पे वो वोट और सीट जीतने की सलाहियत रखता है। वो कोई इंटेलेक्चुअल, मोरल और एकेडमिक और रिसर्च और कोई काबिलियत वाला मामला नहीं है। सही बात है। He can bring seats to the team, to the party, as simple as that। वो अपने पैसे को, अपने असर रसूख को वोट में कन्वर्ट करने की प्रैग्मेटिक सलाहियत रखता है एक किसी हल्के में, ठीक है? तो ये इसका मतलब ये है। और उसके जो वोटर भी है ना, वो कोई नजरिए, बिल्कुल जिस तरह अम्बेसडर साहब ने ठीक कहा, वो कोई नजरिए वगैरह की तवक्को भी नहीं करते। वो नौकरियां चाहते हैं, उनके ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट्स चाहते हैं, लोग गली मोहल्ले की डेवलपमेंट चाहते हैं, और लोग फंड्स चाहते हैं, और अपने मसाइल हल कराना चाहते हैं। इससे ज्यादा का कोई मसला नहीं है। ये लोग हैं। अच्छा, निचला जो तबका है, जो कि आपका वर्कर है, वॉलंटियर हैं, और वो फैन फॉलोइंग है बाज पार्टीज में, वो एक चौथी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब जब आप आईपीपी को देखते हैं, तो जिस तरह अभी हमारे दूसरे साथियों ने भी बड़ा पुरमख्स तज्जिया किया, तो उनकी जो है वो फैन फॉलोइंग, चूंकि वो पॉपुलर लीडरशिप नहीं है, तो फैन फॉलोइंग भी नहीं है। अच्छा, वो लोग उनको देखने, उनकी बात सुनने के लिए कोई दूर दूर से आना भी नहीं चाहते। सही बात। तो आपकी पॉलिटिक्स प्रैक्टिकली और आइडियोलॉजिकली टोटली प्रैग्मेटिक बन जाती है कि जनाब आप अपने बंदे लेके आ जाएं, वो उनको इंसेंटिव आप कोई भी दे दें, कोई खुराक की बात चीज दे दें, या कोई लिफाफा दे दें, व्हाटएवर। मैं सीधी बात कर रहा हूँ बिल्कुल। और तो उनकी कोई आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी नहीं है कि जी लोग बहुत दूर दूर से देखने आएंगे कि साहब क्या बात करने जा रहे हैं, ठीक है? उनको देखने का शौक है कोई ऐसा। अच्छा, इनकी पार्टी में इस तरह की कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है जिसको देखने लोग बहुत दूर से आए, उसको वोट देना चाहें। अच्छा, फिर नीचे जो है जो आपकी फैन फॉलोइंग भी नहीं है। तो ये तमाम चीजों को देख के मैं समझता हूं कि इनकी लिमिटेशंस हैं, और इनको खुद भी इस लिमिटेशन का इदराक है। लेकिन एक बात जो वैसे साहब ने कही बड़ी बड़े पते की, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा और रीइंफोर्स करते हुए कि ये हो सकता है जो हमारे फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप में वही रोल प्ले करे जो किसी हद तक जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप या एमक्यूएम करती रही है। तो दिस कुड बी कि भाई हमारे पास 10-15 सीटें अगर इनको प्रेशर ग्रुप के तौर पे, तो वो अपनी बार्गेनिंग करने के लिए काम की और मजेदार, मतलब ल्यूक्रेटिव जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके लिए ये बार्गेन करने के लिए पंजाब की सियासत में एक अहम रोल प्ले कर सकती है। ये मेरी नाक़िस है। ठीक है, नजमुल साकिब साहब शॉर्ट कमेंट कर दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। आप अग्री करते हैं इस बात से कि आईपीपी का यही रोल होगा? वो वाकई इख्तिदार में आने के लिए नहीं बनाई गई है या बनी है, वो वाकई ये मसाइल हल करने के लिए नहीं बनी। मैं तो पहले कह चुका जी, ये मैं पहले कह चुका कि उनका मकसद और उनकी जो अफादियत है वो क्या है। एक छोटा सा कमेंट अभी यानी मोहम्मद अली साहब कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं बता दूं कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं अगर उनकी सुनी जाती तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट ना बनते, नॉम चॉम्स्की बनता। सही बात है। इंडिया में ये अरुंधति राय होती प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी ना होता। और मेरे मुल्क में अहमद नदीम कासमी जब जिंदा थे तो वो कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते। ये इंटेलेक्चुअल्स की जगह ही नहीं है। अव्वल तो इंटेलेक्चुअल्स आते नहीं है क्योंकि उनको पता है वो झूठ नहीं बोल सकते।
हाँ। वो चक्कर नहीं चला सकते, वो फ्रॉड नहीं कर सकते जो कि करने पड़ते हैं सियासत में। लिहाजा हमें इन्हीं जो बिखरे हुए यानी पत्थर हैं, इन्हीं को समेट के कोई घर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त बेविदास। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान हुकूमत की क़यादत में मुआशी बहाली का काम तेज़ी से जारी है, ये यकीन दहानी करवाई है निगरान वफाकी वज़ीर शमशाद अख्तर साहिबा ने। उन्होंने ये कहा है कि हुकूमती इक़दामात से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, बहरानों के बावजूद मईशत को बहाल रखने की हमने कोशिश की है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सनती तरक्की के लिए काम जारी है, ज़राअत के शोबे पर तवज्जो दी जा रही है, मुआशी मसाइल से निकाला जा सकता है। फिर उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि निगरान हुकूमत ने मसाइल के हल के लिए तेज़ी से इक़दामात किए हैं, रिकवरी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनका ये कहना था कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आई है, पेट्रोल भी मज़ीद सस्ता होने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, एक तरफ ये इंडिकेटर्स हैं, तो फिर दूसरी तरफ IMF वफ्द है जो कि 2 नवंबर को पहले रिव्यू मिशन पर इस्लामाबाद पहुंचेगा और IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो $3 बिलियन के SBA मुआहिदे हुए थे उस पर अमल दरामद का जायज़ा लेगा। इस हवाले से शमशाद अख्तर साहिबा से सवाल भी हुआ तो उन्होंने इस पर यही कहा कि जी IMF को कायल करने के लिए हमारे पास सबूत मौजूद हैं। 2 नवंबर को IMF को बताएंगे कि हम कैसे ऑन ट्रैक हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू 2 से 3% रही है। तो इस रिव्यू के बाद ही पाकिस्तान को SBA के तहत $710 मिलियन की दूसरी किस्त आ जाएगी। राव खालिद साहब, हमारी तैयारी पूरी है? जो अभी तक के जो बयानात हैं या जो चीज़ें देखने में आ रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं और जो IMF की तरफ से भी बिटवीन द लाइंस बातें हो रही हैं, उससे बज़ाहिर लग यही रहा है कि जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के लिए हमने जो वादे वईद किए थे वो बहुत हद तक हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन हमने की है। अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आज तक प्रॉमिस करती रही हैं उससे इनकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर है। अच्छा। इसलिए वो जो ट्रस्ट लेवल है एक IMF और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, वो मेरा ख्याल है बेहतर हुआ है। ठीक है। और उम्मीद है कि ये जो ट्रांश है इसमें अगर कोई रुकावट हो सकती है, जो पहले एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास कि इलेक्शन के बारे में कंसर्न है उनका, अगर जो पॉलिटिकल चीज़ों पे वो बात उस तरह से नहीं करते, लेकिन नेचुरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकॉनमी के लिए और उसको बेहतर करने के लिए, ख़ास तौर पे वल्नरेबल इकॉनमीज़ के लिए। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, उनका इलेक्शन के हवाले से कंसर्न था। अभी वो अगर बाकी चीज़ें इस तरह से हुई हैं एग्जीक्यूट, तो वो किस हद तक वो कंसर्न बाकी रह गया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से कोई डिस्कशन वो करेंगे नहीं करेंगे ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन नो डाउट डॉलर की प्राइस हम देखें, फ्यूल प्राइस हम देखें, स्मगलिंग के हवाले से हम देखें, अभी कार प्राइसेस नीचे आई हैं, हमने देखा उसमें हुआ है। फिर जो होर्डिंग है उसके हवाले से हमने देखा बड़े स्टेप्स लिए गए और बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिससे कोई एक थोड़ा सा बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन जो इंटरनली हमें जो चाहिए, IMF तो मुतमईन हो जाएगा, लेकिन इंटरनली जो हमें चाहिए जिससे एक उम्मीद पैदा होगी और एक सोसाइटी में जो है हिजान के ख़ात्मे का बायस बनेगी, वो चीज़ है कि आम आवाम सुकून से अपना गुजर बसर अपने वसाइल के अंदर कर सकें। या तो उनके लिए कमाने के ज़राए बढ़ जाए, उनकी इनकम बढ़ जाए, या प्राइसेस इस लेवल पे आ जाए कि वो अपने जो भी कमा रहे हैं उसके अंदर उसकी गुजर बसर कर सके। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसमें मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है, बार बार पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, जो स्टेप्स अब लिए गए हैं पिछले 3-4 महीने में लिए गए हैं, ये पहले क्यों नहीं लिए जा सकते थे? ये प्रॉब्लम आती है। जब हम पहला हिस्सा भी डिस्कस कर रहे थे उसमें, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं उनके अपने मसाइल होते हैं, उनकी अपनी चीज़ें होती हैं। अगर डार साहब ने इलेक्शन के बाद आके इकॉनमी चलानी है जैसे उन्होंने पहले चलाई है,
तो फिर हम ये सारे जितना हमने किया है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम अचीव कर रहे हैं, तो वो सारा किया धरा जो है उसका सस्टेनेबल होने का और आगे बेहतर तरीके से चलने के इम्कानात मेरे हिसाब से, तो मेरी ज़ाती राय में, वो बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ना मार धाड़ के कायल हैं और वो बड़ा उसको ब्रूटली चीज़ों को करते हैं और बहुत ज़्यादा वो कह ले कि मशवरे के कायल भी नहीं है। वो बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह अपनी मिनिस्ट्री को भी चलाते हैं और मामलात को चलाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम अगर इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो आती है, इन्हीं चीज़ों को वो इसी तरह से आगे लेके चलती है या इसमें रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर देती है। ये भी हो सकता है। डॉलर के हवाले से पर्टिकुलरली हम सस्टेनेबल, हम डॉलर कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हमें देखना होगा कि हमें किस तरह से रिमिटेंसेस बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे यहाँ रिजर्व्स बढ़े। हमें प्रॉब्लम उसमें ये हुई है कि आईएमएफ के साथ जो एक चीज़ जो हम लैक कर रहे हैं, वो हमने जो इंटरनेशनल डोनर्स का कहा था कि जो जी बाकी मुल्क हमारे दोस्त ममालिक हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, चीन हो गया, हाँ जी, उनसे जो हमें इमदाद दूसरा से आनी थी वो नहीं अभी तक नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, जो इंडिकेटर्स इस वक्त हैं इकोनॉमिक, वो कितने कह सकते हैं कि वो इत्मीनान का बायस है हमारे लिए, और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या होगी इनकी, फिर आईएमएफ का जो रिव्यू आने वाला है उसमें क्या अभी है कोई मसाइल, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक हम पूरी नहीं कर सके, स्पेशली जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, उसमें कहीं तंगी हो सकती है, हमें चैलेंज आ सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसके मुख्तसरन 4-5 पहलुओं की तरफ हम देख लेते हैं। पहली बात यह है कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आईएमएफ से इस प्रोग्राम के हवाले से की गई हैं, मौजूदा जो हुकूमत है वो ना तो उससे इनहिराफ करना चाहती है, ना कर सकती है और ना उसको करने देगी। दूसरी बात यह है कि आइंदा भी मुझे आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कहने दिया जाए कि जो आइंदा भी इंतखाबात के बाद भी हुकूमत आएगी, वो और आईएमएफ के साथ जो कमिटमेंट्स हैं उनके मुताबिक ही पॉलिसी साजी करेगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय और शक नहीं होना चाहिए। और बुनियादी ये जो इरेटिक बिहेवियर था पीटीआई का, उसी ने आईएमएफ को भी थोड़ा परेशान किया था, किसी हद तक टीम भी तशवीश में चला गया था और नाराज हो गई थी, सीधी सी बात है। जी। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर आप इकोनॉमिकली डिलीवर करें तो बहुत सारे आपकी और जो मसाइल और गलतियां होती हैं उससे तवज्जो हट जाती है, लेकिन इकोनॉमी जब नहीं चल रही होती तो फिर कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। अच्छा, दूसरी बात जो मैं एक पॉजिटिव चीज देख रहा हूँ मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से, वो ये है कि उन्होंने देखें फौज की मदद से जो एक तरह से क्रैकडाउन करने की कोशिश की है ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर, उसको उन्होंने ये एक एग्जाम्पल भी सेट कर दी है कि देखें 1.5-2 महीने के अंदर भी एक टेंजिबल और सिग्निफिकेंट रिजल्ट रिलीफ की शक्ल में, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट हो, वो अवाम को दिया जा सकता है। तो इसके लिए सिर्फ बाहर से बोरोइंग ही वाहिद तरीका नहीं है अवाम को रिलीफ देने का। तो ये एक मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव एग्जांपल उन्होंने सेट की है, जिसको आने वाली जो भी हुकूमत होगी, मैं समझता हूँ इसको ओवरलुक या इग्नोर नहीं कर सकती है। अच्छा, अलबत्ता एक चीज पॉलिटिकल साइंस की लॉजिक से मैं आपको ये बताऊं कि पॉपुलर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जी। वो ये होती हैं कि उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले जो कि अनपॉपुलर होते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में अनफॉर्चुनेटली आपको होते हुए कभी नजर नहीं आए। ठीक है, ज़रा बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी उनके कुछ टेक्स होते हैं उसमें भी। इसीलिए वो चूंकि वो अनपॉपुलर फैसले होंगे, आपको जराई टैक्स लगाना पड़ेगा, आपको ताजिर बिरादरी से टैक्स लेना पड़ेगा, तो ये मुश्किल फैसले होंगे, ये पॉपुलर फैसले तो नहीं होंगे। जब तक ये फैसले नहीं होंगे, आपकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है बिजली के जरिए से, गैस के जरिए से, पेट्रोल और डीजल के जरिए से, वो कम नहीं होगी। और जब तक वो कम नहीं होगी, इन चीजों की कीमतें आम आदमी के लिए कम हो ही नहीं सकती। तो असल बात तो यही है जो कि कोई अनफॉर्चुनेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की अभी तक करने में नाकाम नजर आती है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूं कि अभी तो मेरे ख्याल में आईएमएफ को के हवाले से आईएमएफ हैज अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स अस।
ठीक है। और उसमें हम चलेंगे और ये प्रोग्राम अगली गवर्नमेंट तक भी चलेगा। लेकिन ये वाला एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आनी थी उसका टाइम फ्रेम क्या है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है या जो रिलीफ है वो किस हद तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है IMF के साथ उस पे असरअंदाज हो सकता है। क्योंकि देखें अभी अरब ममालिक से जो हमारी तवक्कुआत थी, जो मशरिक़ वस्ता में भी अब दोबारा जंग एक छिड़ गई है और ये अंदेशा है कि वो मजीद फैल सकती है, तो इन हालात में हम अरब ममालिक से ये तवक्को करना कि वो कोई फौरी टेंजिबल और सब्सटेंटिव रिलीफ हमारे लिए लेके आ जाएंगे, मेरे ख्याल में इसके इम्कानात कम है। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है IMF का जो नया जो आने वाला रिव्यू है उसमें हमारे लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से भी अगर आप बात कर लें, और साथ ही है कि रुपए की कदर में ज़ाहिर इजाफा तो हो रहा है, लेकिन अशिया खुरोनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ देखने में नहीं आ रहा है, आवाम तक भी पहुँचेंगे असरात, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, IMF की जो रिपोर्टें मैंने पढ़ी हैं या उनकी जो शराइत थी जो मैंने पढ़ी हैं, जो बड़े अरसे से कहीं कोने में रखी हुई हैं, वो सब्सिडीज़ की बात कर रहे थे कि ये जो 2,000-2,500 अरब रुपया आप देते हैं सब्सिडीज़ का, इसको मुझे तो वो नज़र नहीं आ रहा। मैंने IMF को देखा, उन्होंने शर्त लगाई कि जी टैक्स लें उनसे जो कि टैक्स नहीं देते, मैंने तो वो देखा नहीं है। ना दहिंदगान की तादाद तकरीबन उतनी ही है, और ख़ास तौर पे बड़े बड़े जो, लेकिन क्या होता है उस छोटे से कमरे में जिसमें वो पता नहीं क्यों मान जाते हैं, पहले शराइत करते हैं फिर मान जाते हैं। पिछले IMF का जो मीटिंग थी उससे तो इस वक्त हालात बहुत बेहतर हैं। ये जो आपने सारी यानी बातें की हैं ना, राव साहब ने की हैं, मोहम्मद अली साहब ने, आपने बताया, ये सारे इकदाम जो हैं मेरे ख्याल में ये बड़ी स्मूथ सेलिंग होगी। ठीक है। जो बात हो रही है कि जी जो निगरान हुकूमत के फैसले हैं उसके नताइज वगैरह वगैरह, मुझे ये सारा जो आपने यानी बातें अभी तक की हैं, सुनी है मैंने, मुझे इनसे इत्तेफाक है। ठीक है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जब से निगरान हुकूमत आई है मेरी आवाम को क्या रिलीफ मिला है, सिर्फ इसका जवाब दे मुझे क्या लगे इससे कि डॉलर को आपने इधर ले आए हैं। डॉलर तो गरीब आदमी का मसला ही नहीं है। मुझे तो ये है कि चीनी की कीमत से लेके नीचे तक घी आता है, फिर उसके बाद बच्चों की दवाइयाँ, बच्चों के हिसाब किताब, उनकी तालीम वगैरह, और कुछ नहीं तो बिजली का बिल, कोई आते ना ये सारे जो जहांगीर तरीन, अलीम साहब जो बड़े अमीर लोग हैं, नवाज शरीफ साहब बड़े अमीर हैं, जरदारी साहब बड़े, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आई है, फिर रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, मसला क्या है? क्यों ये नीचे तक नहीं रिलीफ आ क्यों नहीं रहा? मुझे आपने रोक दिया, मैं यही बताने लगा मैं यही बताने लगा था, आपने बीच में वही सवाल किया जिसका जवाब आने वाला है। देखिए, एक होते हैं मैक्रो लेवल पे चीजें जो कि बड़ी जरूरी होती हैं ताकि उनका इफेक्ट माइक्रो लेवल पे आए, एक होते हैं माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उसको इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, वो मैक्रो भी कर रही है मैनेज, वो माइक्रो भी उसको करनी पड़ रही है, बल्कि जो उनका बेसिक मैंडेट है कि उन्होंने सिर्फ आके इलेक्शन करवाने हैं, वो सिर्फ इलेक्शन की तरफ तो देख ही नहीं रहे, वो तो सियासी तौर पे भी हैं, वो तो समाजी तौर पे भी हैं। हम जो ये आपके हैं जो CM हैं आपके यानी पंजाब के, हर रोज उनको देखते हैं, कभी वो इस अस्पताल पे छापा मार रहे हैं, कभी इस जगह पे जाके वो कुछ, तो ये निगरान हुकूमत तो पूरे के पूरे उस ग्लोब के ऊपर जो पाकिस्तान का है उसके ऊपर है। अब ये है कि एक गैर जरूरी सवाल मेरे दिमाग में आया। अच्छा, आप हर दफा जरूरी सवाल पूछती हैं। गैर जरूरी सवाल ये है कि अगर निगरान हुकूमत के होते हुए तरक्की का सफर शुरू हो चुका है और मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है, तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? देखिए कितना गैर जरूरी सवाल किया मैंने। इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो नई हुकूमत आएगी, बहुत गैर जरूरी, जो नई हुकूमत आएगी वो तो अपने तौर पे चलाएगी, तो जो क्राइम नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त, अगर तो इलेक्शन होते हैं तो PMLN मुझे जीतती हुई नजर आ रही है। ये आप किसी रिक्शे वाले से पूछें, किसी टांगे वाले से पूछें, वो कहेगा ठीक है। तो फिर वो बात यहां पे आके रुकती है, जो कि गालिब ने कहा कि फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही जिंदगी हमारी है। जबरदस्त, ये आपने दरिया को कूजे में समेट दिया और ये बड़ा आपने
अहम गैर ज़रूरी सवाल उठाया है, लेकिन हाँ देखते हैं कि किस तरह से ये मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी स्टेटस हैं ज़ाहिर उनके जिम्मेदारी है। इस वक्त IMF का आगे रिव्यू भी आ रहा है, किस तरह से हम मुतमईन कर पाते हैं, कितनी हमारी तैयारी आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्दी, मुनशियात, क्लैशिंग ऑफ कल्चर और स्मगलिंग जैसे बेशुमार जुराइम अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वजह से पैदा हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की सालमियत के पेश नज़र इन जुराइम को ख़त्म करने का अटल फ़ैसला किया था। और फिर इस हुक्म के बाद तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों अफ़गान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। अब तक कुल 86,546 अफ़गान पनाह गुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। इस डेडलाइन को ख़त्म होने में अब 2 दिन बाकी हैं। इसके बाद पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी, इसी पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। राव खालिद साहब, आपको लगता है कि ये जो डेडलाइन थी इस पर अमल दरामद हो जाएगा या फिर एक्सटेंड करनी पड़ सकती है? देखिए, 2 किस्म के आपके हैं कह लें कि जो पाकिस्तान में अफ़गानी इस वक्त मौजूद हैं। पहले इस तरह की सूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका के निकलने के बाद जो वो लोग जो अमेरिका और बरतानिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक के लिए वहाँ काम कर रहे थे, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या उनके साथ काम कर रहे थे, एम्प्लॉइज़ थे उनके, उनको ले जाना चाहते थे वो ममालिक, लेकिन कुछ लोगों को नहीं ले जा पाए। वो कोई 17,000 के करीब लोग वो पाकिस्तान में आए हैं और उस वक्त कोई 3 लाख टोटल लोग आए। उसके हवाले से आपने देखा होगा अमेरिकन एम्बेसडर भी मिले प्राइम मिनिस्टर से और उनको उसके हवाले से उन्होंने बातचीत की। इस तरह से बरतानिया में कुछ 2,000 लोगों ने जाना है, उसकी फ़्लाइट्स शायद दिसंबर में शुरू हो रही हैं, तो वो भी कुछ 10-12 फ़्लाइट्स के ज़रिए वो लोगों को वो एवैक्यूएट करेंगे, लेके जाएंगे। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट वो है जो हमारे एक रिफ्यूजीज़ हैं, जो कह लें कि जिनको हमने यहाँ पे कार्ड बना के दिए, वो रहे एक ख़ास हद तक हमें रखना चाहिए था, हम नहीं रख पाए, वो पूरे पाकिस्तान में फैल गए और उनकी शादियाँ हो गई, यहाँ पे वो फैमिलीज़ हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, सारा वो सिलसिला उनका चल रहा है। उनके हवाले से हमें 1 नवंबर के बाद पता चलेगा कि हमने उनके हवाले से क्या फ़ैसला करना है। तीसरी कैटेगरी वो है जो वापस जा रहे हैं, इलीगल हैं और कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्स उस तरह से नहीं है, पाकिस्तान में रहने का उनका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, वो लोग हैं। ठीक है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, ख़बर भी है, शायद लोगों को ना पता हो, तुरखम बॉर्डर पे हमने 1.5 साल से जो अब हम ये फैसला किया है, ये हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं तुरखम बॉर्डर पे। वहाँ से आपके यहाँ कोई तज़किरा पे बंदा नहीं आता, बल्कि पासपोर्ट पे, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आपकी रोज़ की जो आमदोरफ्त है वो होती है, और वो तकरीबन 11 से 12,000 लोगों की आमदोरफ्त होती है डेली बेसिस के ऊपर। हमने बाकी बॉर्डर्स पे भी करना था, जितनी क्रॉसिंग्स है, हमने क्यों नहीं किया? ये बड़ा लाजमी सवाल है। जैसे हम इकॉनमी के बारे में करते हैं, वो स्टेप्स जो अब हम ले रहे हैं, हमने पहले क्यों नहीं किया? कौन इसका जिम्मेदार है? क्यों इसको नज़रअंदाज किया गया और ये सारे मामलात इस तरह से बिगड़े और उस तरह कर? हालांकि हमारे पास जो नादरा है और उसके बाद जो पासपोर्ट हमारा मशीन रीडेबल पासपोर्ट का जो सिस्टम है, पूरा डाटा है, बहुत इफेक्टिव एफिशिएंट सिस्टम है हमारे पास। हम बहुत अच्छे तरीके से उसके लिए बहुत से पहलुओं पे काम कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कि इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, बल्कि हम इकॉनमी के हवाले से बड़ी हेल्प ले सकते हैं बाकी चीज़ों पे। हमने नहीं ली, हमने इवन इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से भी उससे मदद उस तरह से नहीं ली जिससे हमें लेनी चाहिए थी। तो अब अगर ये साहिब कदम उठाया गया है तो इसके पूरी तरह इसको पूरे जोर शोर से करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ है स्मगलिंग की। ईरान के बॉर्डर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हमने 1958 में एक मायदा हुआ जिसमें बॉर्डर सेटलमेंट भी था, 2004 में FTA हुआ, फिर 2023 में हमने बॉर्डर मार्केट्स के हवाले से किया। उसमें हमारा जो ओरिजिनल उनके साथ एग्रीमेंट था शुरू से ही कई दहाइयों से कि 3 दिन उनके गुड्स हमारी तरफ आएंगे, 3 दिन हम उनकी तरफ भेजेंगे। लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। 7 दिन उनके ही आते हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं जाता और वो डंप कर देते हैं इधर चीज़ें, सिगरेट हो, चॉकलेट हो, वॉट एवर, और पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग तो आप देखते ही रहते हैं।
तो वो हमें बहुत सीरियसली उस बॉर्डर को देखने की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उसमें हालांकि फेंसिंग हुई है, ईरान ने खुद भी की हुई है, हम भी कर रहे हैं, तो वो उसको देखने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट दिया राव खालिद साहब। डॉक्टर साहब, ये ठीक है डेडलाइन हो जाती है, उसके बाद चले भी जाते हैं यहाँ से अफगान पनाह गुज़ीन, उसका आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान के कौन कौन से वो मसाइल होंगे जो हल हो जाएंगे? पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं आप आगे आने वाले दिनों में इस सारे प्रोसेस का? कमेंट प्लीज शॉर्ट रखिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। हुसूसन निशानदेही करना चाहूंगा। पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, और हमने मैं समझता हूँ काफी कोताह नजरी से अफगानियों को देखा और डील किया है पिछले 44 साल से, और मैं इसको एक बिलेटेड लेकिन खुशाइंद बात समझता हूँ कि बिलाखिर एक जामिया और हमा जहत एक अफगान पॉलिसी आपके सामने नजर आ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो आपके साथ ताल्लुकात हैं वो आपकी नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी के हर एस्पेक्ट के ऊपर बहुत गहरे असरात मुरतब करते हैं। तो आई थिंक कि इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान एक नॉर्मल रियासत के तौर पे बिहेव करे, और दुनिया की जो मिस्टर साहब आपको बेहतर बताएंगे, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक जिम्मेदार मेंबर रुकन होता है, ना सिर्फ ये कि उससे तवक्को होती है बल्कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सरहदों के अंदर जो भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो गैर मुल्की हैं चाहे शहरी हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड, मॉनिटरिंग, रजिस्ट्रेशन का एक जामिया, फूल प्रूफ और इंटरनेशनली रिलायबल एक सिस्टम डेवलप करे, जो मैं समझता हूँ हमने करने में बहुत देर कर दी है, और उसका खमियाजा हमने पिछले 60,000 शहादतों की सूरत में 20 साल में दिया है। उसका फायदा जो है वो दहशतगर्दों ने भी उठाया है, स्मगलर्स ने भी उठाया है, क्रिमिनल्स ने भी उठाया है। आप देखें कि आपके पुराने जो वजीर आजम थे, उनके साहबजादे पुराने एक यानी कि आपके गवर्नर थे सलमान तासीर साहब, उनके साहबजादे वो कहाँ अफगानिस्तान से जाके रिकवर हुए थे जी। तो मतलब आपका क्राइम, आपकी स्मगलिंग, आपकी दहशतगर्दी, ये तमाम कुछ जो है आप इसको खत्म ही नहीं कर सकते अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपके मुल्क की सरहदों के अंदर कौन रह रहा है और क्या कर रहा है। तो ये तो बुनियादी रिक्वायरमेंट है। और मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ चैलेंजेस आएंगे कि अगले चंद दिनों में क्या ये तमाम लोग जा सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल विल है हुकूमत की भी और रियासती इदारों की भी, उसकी बेसिस पे मैं इसमें कोई एक्सटेंशन एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन ये है कि और दूसरी बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो करना चाहूंगा, वो मेरा पैगाम अफगान हुकूमत के लिए है कि बजाय कि वो इसको नेगेटिवली देखे, बल्कि इसको मैं उनसे तवक्को करता हूं कि वो तमाम अफगान शहरियों को एडवाइस करे, उनकी हौसला अफजाई करे और उनको ये समझाए कि देखें, अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं इलाज के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए, तो वो तमाम कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स पूरी करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्क की तरफ जाने में ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि ज़ाहिर जो इक़दामात हम कर रहे हैं उसका पाक अफगान ताल्लुकात पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है? उसको कैसे डील किया जा सकता है? और फिर ज़ाहिर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की भी बात की जा रही है, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि ख़वातीन के बड़े वहाँ पे मुश्किल हालात हैं। फिर कुछ फ़नकार भी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में अफगान फ़नकार हैं वो, लेकिन उनको वहाँ पे ख़तरात हैं उनकी ज़िंदगियों को। इस तरह की डिलेमा को कैसे डील कर सकते हैं हम? वक्त चूंकि ख़त्म होने वाला है हमारे ज़ेरे बहस प्रोग्राम का, तो मैं एक एक फ़िक्रे में आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। पहली बात ये कि ये जो 1 नवंबर है, ये किसी सहीफे में नहीं लिखा हुआ कि ये इस दिन तक ही है। अच्छा। तोसी होनी चाहिए, अगर वो नहीं होता ये मामला ख़त्म तो होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या ये सारे अफगानी जो कि 40 साल से इधर हैं चले जाएंगे इधर से? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कुछ लोगों को भेज सकेंगे, बहुत सारे लोग, अब देखिए ना बरूरी रोड पे या जिना रोड पे जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, 38 साल उसकी उम्र है, वो तो मुझसे और आपसे अच्छी उर्दू बोलता है। तीसरी बात कि डेटा आपके पास है ही नहीं, डेटा आपके पास है ही नहीं। चौथी बात, आपके पास कानून ही कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। हैरानी की बात है, कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके तहत कि ये किया जाए कि रेफ्यूजी से कैसे डील करेंगे। कोई एक कन्वेंशन ले लिया, कोई प्रोटोकॉल ले ली, आप कानून बनाइए। चौथी बात
कि आप ये जो कह रही है ना कि अफगान हुकूमत जो है वो, ओ बाबा ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रच बस गए हुए हैं। इनको अब जबकि हमने सुना है कि काबुल में जो हुकूमत है माशाअल्लाह वो डैम्स बना रही है, वो सुरंगें बना रही है, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के माइनिंग सेक्टर में ही सिर्फ उनके चल रहे हैं रूस और चीना यानी चाइना के साथ और यानी तुर्किया के साथ उनके इतने हिसाब किताब हैं। तो अब जब आपके हालात ठीक हो गए हैं तो अपने भाइयों को वापस लीजिए ना, खुश आमदीद कीजिए। आखिरी बात कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं, देर से कर रहे हैं, बदेर कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा ये आप जानते हैं। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हाथ हौला रखिएगा, जब आप इनको भेज रहे हैं तो उस तरह से भेजिए जिस तरह एक भाई अपने वतन वापस जाता है, इस तरह से नहीं कि तुम। और इससे आखिरी की भी आखिरी बात कि वो बर्मीज किधर हैं जिनको आपने भेजना था, वो बंगाली किधर हैं, क्योंकि हमें तो बताया गया कि ये तमाम गैर कानूनी अफगानी तो चूंकि तादाद में ज्यादा है, वो सारे लोगों का डेटा हमें बताइए। निगरान हुकूमत तो बार बार ये कह रही है कि सिर्फ अफगानियों को नहीं टारगेट किया जा रहा, और भी कम्युनिटीज हैं जो भी यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, उन सबको किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये पोर्ट्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नाइजेरियन है, ये गलत पोर्ट्रे हो रहा है। इसमें नाइजेरियन हैं, जिम्बाब्वे के लोग हैं, बर्मीज हैं, बंगाली हैं, बिहारी हैं और बहुत सारे और ममालिक के थोड़े थोड़े इनके जो है ना वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मुझे कोई आके बताए ना, कोई वजीर दाखिला स्क्रीन पे कि जी इतने लोगों को हमने किया है, ताकि ये पता लग सके कि आपकी जो ये आपकी पॉलिसी है ये एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी है, इसमें सिर्फ अफगानी नहीं है। और अफगानियों के बारे में ये है कि याद रखिएगा ये आपके नाराज दोस्त हैं, ये दुश्मन नहीं हैं। और अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो सर ना काटिए, पैनाडोल ढूंढिए। बिल्कुल सही बात है। हम बात पर 31 अक्टूबर अब डेडलाइन है, उसके बाद देखते हैं क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है पाकिस्तान की जानिब से। डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।